Hey everyone, welcome to Adda 24/7 that is for class 11th and 12th JENE. साथ के ट्यूब में आप सभी लोग का Adda 24/7 के इस चैनल पे that is yours Adda and कामयाबी का अड्डा. So in this video session what we are going to do today. So first of all, I just want to tell you that in this video session, we are going to do a very important thing that you have seen on thumbnail. Thumbnail पे आप लोगों ने देखा होगा. आज हम लोगों का एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है and the series will be till your examination कि आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को दे पाए हर एक इंडिविजुअल चैप्टर से राइट. सो आज इस जगह पर हम लोग क्या करने वाले, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होने वाले हैं आपके सीरीज पे ही राइट. और वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपकी बुक की ही चैप्टर पे बेस्ड है. सो आज मैंने क्या कवर किया है, आज मैंने चैप्टर ना कवर करके आपकी एक पोम कवर करी है जिसका नाम है My Mother at 66. But before starting it, I just want to tell you about myself. This is me. My name is Rebecca Aga, and I have completed my MSc in Maths, M in English, and BA. This is something which is about me that I have a 7 years of experience and taught 50k plus students. So I hope, dear students, you people have know me very well. अभी और मैं अब start कर रही हूँ हमारा topic that's named as My Mother at 66. So what we are going to do in this session, we are doing question answers of this poem in MCQ format, right? So let us start with this chapter. Let us start with this poem. So, what is this poem about? What is the question given over here? Is question number one, and the question number one says, "The mother's old age and lack of energy is a depiction of." आपको पता होगा इस पोम को जब हम लोगों ने पढ़ा है तो उस पोम में हमें एक चीज बताई गई है. व्हाट इज दैट? क्या है वो? इसमें हमें बताया गया कि जो मदर है वो बूढ़ी हो चुकी हैं. क्यों? क्योंकि वो 66 की एज पे पहुंच चुकी हैं. जब एक पर्सन 60 क्रॉस करने लगता है तो उसकी एज बहुत ही तेजी से ढलना शुरू हो जाती है. उसके फेस पर रिंकल्स आ जाते हैं, उसे बीच बीच में डोज आने लगती है, यानी कि हल्की हल्की सी नींद आ जाती है. और अगर आप उसका चेहरा देखोगे तो आपको बहुत ही पेल सा वो चेहरा दिखाई देगा. सो यहाँ पे जो मदर है उनकी जो ओल्ड है एज, वो क्या डिपिक्ट कर रही है या उनके अंदर जो एनर्जी नहीं है वो किस चीज का डिपिक्शन दे रही है? इज इट द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन द ओल्ड एज, जॉय एंड फन ऑफ ओल्ड एज, बॉन्डिंग ऑफ मदर विद फैमिली मेंबर्स, और सिकनेस एंड इलनेस, राइट? सो व्हाट इज दिस? अब देखो एक चीज समझना बेटा, यहाँ पर आप लोग की जो पोएट है हमारे यहाँ पर जिनका नाम है कमला दास, राइट? तो कमला दास इज वेरी वेरी panicked. She's not happy. She's not looking happy. Why so? Because she is leaving her mother. वो अपनी मम्मी को छोड़ करके जा रही है, राइट? तो जब वो अपनी मदर को छोड़ करके जा रही है तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी है. क्यों? क्योंकि जब वो अपनी मदर के चेहरे की तरफ देखती हैं, ओके, तो उन्हें ऐसा फील होता है कि पता नहीं कि वो अपनी मदर से मिल भी पाएंगी या नहीं. शी इज इन डाउट, राइट, कि वो अपनी मदर से मिल भी पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी. फिर वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही है. परेशान होने का भी ये रीजन है कि वी नेवर नो कि कब क्या हो जाए, राइट? तो जब वो अपनी मदर के चेहरे को देख रही है, उनके बुढ़ापे को देख रही है, तो उनको ये समझ में आ रहा है कि वो कुछ कर नहीं सकती. क्योंकि बट ऑब्वियसली चीज है, हमारी जिंदगी में एक चाइल्डहुड आता है, फिर उसके बाद यंग एज आती है, और उसके बाद फिर हमारी क्या हो जाती है, ओल्ड एज आने के बाद डेथ हो जाती है. सो वो अपनी जिंदगी के तीसरे पड़ाव पर थी, ओल्ड एज पर थी, बूढ़ी हो गई थी, जिसके बाद अगर आने वाला कोई टाइम होगा तो दैट इज द डेथ ऑफ द पर्सन. ओके, so here the mother's old age and lack of energy is the depiction of, is the representation of what? कि जो पोएट है वो हेल्पलेस है, राइट right? उनके पास किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी मैजिक पावर नहीं है जो कि बढ़ती हुई एज को, जो बुढ़ापे की एज है उसको कम कर पाए या कुछ उनको सही कर पाए. उन्हें पता है कि ओल्ड एज के बाद अब डेथ ही आनी है, तो वो यहाँ पर हेल्पलेस फील कर रही हैं बिकॉज शी डजेंट नो कि आने वाले टाइम पर क्या होने वाला है और वो उनके पास होंगी भी या नहीं, क्योंकि वो उनसे दूर रहती है, राइट? सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन दैट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. कैन यू सी दिस क्वेश्चन? ये क्वेश्चन देखिए. द पोएम इज मेड अप ऑफ, अब आपसे पूछा गया है जो पूरी पोएम है ये कितने लाइंस की है? इज इट ऑफ 20 लाइंस, इज इट ऑफ अ सिंगल सेंटेंस, इज इट ऑफ अ 10 स्टैंजास और 5 स्टैंजास? देखो जब भी कोई पोएम को लिखा जाता है तो उसको ना स्टैंजा वाइज लिखा जाता है, राइट? And sometimes the poems are with the rhymes also and sometimes it are without rhymes also. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पोएम उन्होंने लिखी वो कितनी लाइनों में खत्म करी? एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में, चार लाइन में, पांच लाइन में, और व्हाट?
राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑल्दो शी हैज रिटन इन लाइंस, बट उन्होंने उन लाइंस को खत्म नहीं किया, बल्कि एक पूरे सिंगल सेंटेंस में उन्होंने जा करके इस पूरी पोएम को खत्म किया है। यानी कि उन्होंने जो पूरी पोएम सुनाई आपको, वो सिंगल सेंटेंस की थी, और वो सिंगल सेंटेंस को वो खत्म कर रही है। राइट। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो पोएम कुछ इस तरीके से थी कि जो कमला दास है वो बताती है कि वो अपनी मदर को इस तरीके से देख रही हैं जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। किस तरह की उनकी दुविधा है, किस तरह की उनकी परेशानी है। उन्होंने शुरुआत करी, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, doors, open mouth, her face ashed like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she took, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their home. But after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old, familiar ache, my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. And I did was smile and smile. So, can you read these sentences? No, there are no sentences। और यहाँ पर जो पूरी की पूरी पोम है आपकी, वो एक सिंगल सेंटेंस में उन्होंने खत्म कर दी है। मतलब विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ पैसेज, उन्होंने एक स्टोरी फॉर्मेशन में पूरी स्टोरी को नरेट कर दिया अपनी मदर को, जब उनकी उनसे मुलाकात हुई तब। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरी पोएम है ये कितने सेंटेंसेस में खत्म हुई है, सो अपने याद रखना है, नो इट्स नॉट with so many sentences, it's only with a single sentence, that is B. Next आएंगे question number 3 पे, and if you look at question number 3, here we have given the image of merry children has been brought out by the narrator in order to, जो इमेज है मेरी चिल्ड्रन की, नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेरी चिल्ड्रन? चिल्ड्रन रेफर्स टू बच्चे और मेरी रेफर्स टू हैप्पी। बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हैं, राइट। छोटे छोटे बच्चे खुश हैं, क्यों? क्योंकि हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सो these children have been brought out by the narrator in order to, why it is here, क्यों बच्चों का जिक्र यहाँ पर किया गया है जब मदर अपनी एज के बारे में डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, यानी कि मदर की एज के बारे में डिफाइन किया जा रहा है, कमला दास की मदर के बारे में बात हो रही है। सो पोएट क्यों बार बार यहाँ पर बच्चों को ले आती है? क्या दिखाना चाहती हैं वो से? वो ये दिखाना चाहती हैं कि कितनी एनर्जी, कितना एंथुसियाज्म होता है जवान बच्चों के अंदर, या वो ये दिखाना चाहती हैं कि बच्चे खेल रहे हैं, या फिर शी वांट्स टू शो दैट द चिल्ड्रन प्लेइंग प्रैंक्स, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, टू कंपेयर विद हरसेल्फ, वो अपने आप से कंपेयर करना चाहती हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था अगर यहाँ पर हरसेल्फ की जगह पे लिखा होता हर मदर। वो इन बच्चों को अपनी मदर से कंपेयर कर रही है, क्योंकि मदर की एज ओल्ड है और बच्चों की एज यंग है। सो अगर यंग एज का कंपैरिजन आप मदर की एज से करवाते, तो यहाँ पे आंसर ये वाला करेक्ट हो जाता जब यहाँ पे हर मदर लिखा होता, बट बिकॉज यहाँ पर हर मदर नहीं लिखा, हर सेल्फ लिखा है, so we can't go with that. I know many of the students are here जो मुझे इसका आंसर डी वाला देंगे, राइट, बट डी इज नॉट करेक्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? खुशहाल बच्चे, मेरी चिल्ड्रन। तो मेरी चिल्ड्रन क्या दिखा रहे हैं? मेरी चिल्ड्रन ये दिखा रहे हैं जो यंग बच्चे होते हैं उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म होता है। सो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शो एनर्जी एंड एक्सुबरेंस ऑफ यंग चिल्ड्रन। गॉट इट? इतना समझ में आ गया सभी लोगों को? Very good. Now we are moving ahead and we are looking for another question. Question number 4. But before anything else, I will give you some time to read it out and answer the question. The narrator is only using her smile to. आपको पता है कि जो नरेटर है, यानी कि जो कमला दास है, जो पोएट है इस पोम की, वो लास्ट में कुछ नहीं कर पा रही सिवाय स्माइल के। सो नरेटर ने सिर्फ अपनी स्माइल को यूज किया जाते जाते, not saying, she was not saying any of the word, she was not saying anything, what she wants to say, क्या वो अपना दर्द छुपाना चाह रही है, क्या वो अपने आप को खुश करना चाह रही है, या वो अपने मदर को हैप्पी करना चाह रही है, या फिर वो अपने फादर को हैप्पी करना चाह रही है? देखो, एज एक ऐसी चीज होती है ना, उसमें कोई आपके हिसाब से खुश या गम नहीं
हो सकता, राइट, गम में नहीं हो सकता। दैट मीन्स वो अपने मदर और फादर को खुश नहीं करना चाहती। खुद क्या खुश है वो भाई, कोई भी इंसान अपनी माँ की तकलीफ को देख करके खुश नहीं होगा। सो व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू, शी वाज इन पेन बिकॉज शी हैज अ सेंस कि उनकी मदर को वो कहीं खो ना दे। तो अपने दर्द को छुपाने के लिए शी वाज जस्ट स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, नथिंग एल्स। गॉट इट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। Smile and smile and smile is. This is the most important question. आपसे फिगर ऑफ स्पीच या कभी कभी बच्चे बोलते हैं पोएटिक डिवाइसेस या फिर लिटरेरी डिवाइसेस, राइट, इनका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताना ये चाहूंगी कि जो पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, जो लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, वही आपके फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। और ये आपकी पोम, अगर पोम की एक्सट्रैक्ट दी जाएगी, उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये भी आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल इज, एक ही सेंटेंस में एक वर्ड का रिपीटेशन हो रहा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मतलब एक ही शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। सो इट इज रिपीटेशन, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आई विल रीड द क्वेश्चन, यू ट्राई टू आंसर, देन वी विल डिस्कस। शी सेड टू हर मदर, उन्होंने अपनी मदर को लास्ट में जाते जाते क्या बोला? अ गुड बॉय, गुड बॉय नहीं, गुड बाय, बाय बाय, और अवॉइड, गुड मॉर्निंग गो, गुड मॉर्निंग जाइए, सी यू सून अम्मा। सो विच इज द वर्ड she said in the last of the sentence? Very good. So remember this, the correct answer of this question is, उन्होंने last time पे अपनी mother को क्या बोला? Nothing else, but she's trying to say see you soon amma. Okay, so in the last one sentence she is trying to say कि मेरे को नहीं पता कि मैं अपनी mother को देख भी पाऊंगी या नहीं, but she just wanna say that bye bye amma, see you soon amma, मतलब मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। So what is she willing to do here? लास्ट टाइम वो जब ये बोल रही है सी यू सून अम्मा, तो वो उससे क्या कहना चाहती हैं? दिस मीन्स वो ये कहना चाहती हैं कि एक उम्मीद है, देयर इज अ होप कि शायद उनकी मुलाकात हो जाए वापस से, ऑल्दो दिस होप इज लेस। सो द करेक्ट आंसर इज सी यू सून अम्मा। दिस इज द सेंटेंस व्हिच इज रिटन इन योर पोएम इन द लास्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे। When the narrator looked at her mother again, she felt a pang of। जब नरेटर यानी कि कमला दास, जब वो वापस से अपनी मदर की तरफ देखती हैं, तो वो फील कर पा रही हैं, वो महसूस कर पा रही हैं एक किसी चीज का रिपीटेशन। व्हाट इज दैट? वही familiar एक, यानी कि वो दर्द, एक रेफर्स टू पेन, वही पेन जो उन्हें हमेशा महसूस होता है अपनी माँ को लेकर के कि कहीं मैं उन्हें खो ना दूं। वो गिल्ट में, उन्होंने शायद कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से वो गिल्ट में। उनको हार्ट अटैक का दर्द हो रहा है, मतलब दिल के उनको बीमारी हो रखी थी पहले से, अब उनको हार्ट में दर्द हो रहा है, या फिर उनको सर में दर्द हो रहा है कि भाई क्या ही चीज चल रही है, बड़ी परेशानी वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पे फंस गई हूँ मैं। सो आपने बताना है कौन सी ऐसी चीज है जो एक्चुअली में शी इज गोइंग थ्रू, किस तरह की चीज से वो गुजर रही हैं, वो आपको बताना है। ओके, चलिए आंसर करिए सभी बच्चे। वेरी गुड। पैंग मतलब समझते हो ना, एक सडन सी फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग, एक इमोशनल और फिजिकल पेन इज कॉल्ड पैंग। तो ऑल ऑफ द सडन उनके अंदर एक इमोशनल फीलिंग किस तरह की आई थी? उनको वही familiar एक होने लगा था, द सिमिलर एंड द familiar एक, यानी कि पेन जो उनको हमेशा होता था कि कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ओके, पढ़ते हैं इसको, फिर उसके बाद इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द नरेटर अगेन कंपेयर्ड हर मदर टू।
नरेटर अपनी मम्मी को वापस कंपेयर करती है, तो उन्होंने 2 बार अपनी मदर का कंपैरिजन किया है। पहली बार तो उन्होंने अपनी मदर को एक कंपेयर किया है एक कॉप से, यानी कि एक डेड बॉडी से। डेड बॉडी देखिए कैसी होती है, उसका फेस पेल होता है, फीका सा पड़ गया होता है फेस, स्टिल विद नो रिएक्शन। ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग। तो पहली बार तो उन्होंने अपनी मदर को एक कॉप से कंपेयर किया, दूसरी बार में उन्होंने अपनी मदर को किस चीज से कंपेयर किया है? गर्मियों के सूरज से, बारिश के बादल से, लेट विंटर मून, यानी कि जो विंटर्स का जो मून होता है ना, जो काफी ज्यादा डेडली सा दिखाई दे रहा होता है, धुंधला सा हो गया होता है, फीका सा पड़ा हुआ लग रहा होता है, हल्की सी उसमें अजीब सी ही सिचुएशन होती है, चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा आपको, उसके ऊपर फॉग आया हुआ होता है तो धुंधला गया होता है, पेल सा दिख रहा होता है, उसकी कलर ब्राइट नहीं होती। या फिर ट्रीज एंड प्लांट्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? Very good. So remember this beta, the correct answer of this question is nothing else but the late winter's moon, क्योंकि वो अपनी मदर को लेट विंटर मून से कंपेयर कर रहे हैं, कमला दास। वो लेट विंटर मून से इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा मून है जो अब ब्राइट नहीं रहा, इसके अंदर धुंधलाहट आ गई है और ये फीका पड़ने लगा, इट इज नॉट ब्राइट एट आई हैव मेड, although it is dull, right? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज एन, चिल्ड्रन जो स्पिल आउट कर रहे हैं वो क्या है? व्हाट इज दिस? सिमिली। सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप कंपैरिजन करते हो विद द हेल्प ऑफ एज एंड लाइक। मेटाफोर एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, पोएटिक डिवाइस होता है जिसमें आप बिना एज और लाइक के कंपैरिजन करते हो। जैसे मैंने कहा तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो, या वो मेरे लिए एक एंजल की तरह है। तो पहला तो मैंने सेंटेंस बोल दिया शी इज एन एंजल फॉर मी, और दूसरा मैंने बोल दिया शी इज जस्ट लाइक एन एंजल फॉर मी। तो पहले वाले सेंटेंस में अगर आप देखो तो मैंने क्या किया, मैंने शी का कंपैरिजन एंजल से किया, दूसरे वाले में भी मैंने शी का कंपैरिजन एंजल से किया। अब जब मैंने शी का कंपैरिजन एंजल से किया तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन किया, मैंने उस पर्सन को ही एंजल बता दिया, दूसरे में मैंने उसको एंजल की तरह बताया। सो दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने लाइक का इस्तेमाल किया, पहले वाले सेंटेंस में मैंने लाइक का इस्तेमाल नहीं किया। और जिसमें बिना लाइक के कंपैरिजन होता है, बिना एस के कंपैरिजन होता है, बिना सो के कंपैरिजन होता है, वो मेटाफर कहलाती है। और जिसमें एज और लाइक के साथ कंपैरिजन होता है वहां पे वो क्या होती है, वो सिमिली होती है। और यहाँ पे किसी का भी कंपैरिजन किसी से भी नहीं किया जा रहा है, चिल्ड्रेन को किसी से कंपेयर नहीं किया जा रहा है। ठीक है, then we have the word personification. Now what is the meaning of the word personification? इसको ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन? आपने हिंदी में वर्ड सुना होगा मानवीयकरण, सुना है मानवीयकरण? तो मानवीयकरण क्या होता है? जब हम कुछ इमेजिन करते हैं, मानना, मानवीयकरण मतलब मानना, राइट? तो जब हम मानवीयकरण करते हैं किसी चीज का तो उसको आप बोलते हो पर्सोनिफिकेशन। अब आपके दिमाग में आएगा यहाँ पे क्या माना जा रहा है, तो आप देखो चिल्ड्रन, ये बच्चे हैं, and they are said as they are spilling out. Okay, children are spilling out. Okay, तो अब आप देखिए एक लिविंग थिंग का एक नॉन लिविंग थिंग से आप जब कंपैरिजन करवाते हो, या एक नॉन लिविंग थिंग का आप लिविंग थिंग से कंपैरिजन करवाते हो, एंड आई वुड नॉट से इट लाइक दिस कि कंपैरिजन आप करवा रहे हो। जब एक लिविंग थिंग को आप नॉन लिविंग थिंग का काम करते हुए दिखाओगे और नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग का काम करते हुए दिखाओगे तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल होता है। सो हियर इट हैज बीन यूज्ड दैट चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट, तो बच्चे जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे निकल रहे हैं ऐसे। दूध का पतीला कभी चढ़ाया गैस पर, आंच अगर तेज होती है तो ये बह करके बाहर इधर उधर फैलने लगता है। तो स्पिलिंग आउट का मतलब है किसी कंटेनर में से निकल करके बाहर फैल जाना, राइट? किसी नॉन लिविंग थिंग चीज का फैलना, राइट? जैसे जो लाइट होती है ना, जब उसको जलाते हो तो वो मल्टीपल जगह पे स्पिल आउट होना शुरू हो जाती है, राइट?
तो यहाँ पे चिल्ड्रन लिविंग थिंग है और उनको क्या बताया जा रहा है, स्पिल आउट होते हुए बताया जा रहा है, विच इज द एक्टिविटी ऑफ नॉन लिविंग थिंग. सो वेन एवर वी हैव द एक्टिविटी ऑफ लिविंग थिंग एज नॉन लिविंग थिंग, या फिर नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी कोई लिविंग करता हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाना वहां पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है. राइट, किसका यूज हो रहा है, पर्सोनिफिकेशन का. तो यहाँ पे हम मानवीय कर्म का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज पर्सोनिफिकेशन. क्लियर है? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर. राइट, चलो नाउ वी हैव अनदर वर्ड दैट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. और एपिथेट क्या होता है, जब हम लोग किसी की क्वालिटीज को बताएं. तो यहाँ पर हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहे कि बच्चे बहुत सुंदर हैं, बच्चे बहुत यंग हैं, ऐसा सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है. राइट, या फिर बच्चे बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही रूड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा. तो जब आप किसी की कुछ क्वालिटी बताते हो तो वो ट्रांसफर्ड एपिथेट होती है. बट हियर द करेक्ट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. ट्रीज स्प्रिंटिंग इज अ पोएटिक डिवाइस. दिस इज आल्सो द सेम. जो ट्रीज है वो स्प्रिंट कर रहे हैं. स्प्रिंट का मतलब समझो मूविंग. जब ऑथर अपनी विंडो के बाहर देखती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पेड़ चल रहे हैं, दे आर मूविंग. तो उसमें आपने बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, सिमिली, या फिर रिपीटिशन. रिपीटिशन मैंने आपको बताया जब वर्ड्स रिपीट होते हैं तो ये तो होगा नहीं. सिमिली में एज लाइक से कंपैरिजन होता है तो ये भी नहीं होगा. एलिट्रेशन में आपको बता देती हूँ. आपके पास 5 वॉबल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू. इनके अलावा जो बचे हुए लेटर्स होते हैं 26 - 5, जो बचे हुए लेटर्स होते हैं आपके, यानी कि बी, सी, डी एंड सो ऑन, वो सारे लेटर्स जो होते हैं उन्हें आप कॉन्सोनेंट बोलते हो. क्या बोलते हो? कॉन्सोनेंट. और अगर आपके पास एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें 2 से ज्यादा लेटर ऐसे हैं, जिनका 2 से ज्यादा वर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर सेम कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इलिट्रेशन कहलाता है. जैसे कि मैंने लिख दिया क्यूट कैट. Both the words starts with the letter C. Got it? समझ में आ गया ना? So it is alliteration. But here tree sprinting cannot be used as alliteration because both the words starts with the different consonant. So here we can say this is also a personification because we are telling that trees which are considered as a non-human. राइट, अभी हमने देखो 2 चीज पढ़ी, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग. लिविंग थिंग का नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करना और नॉन लिविंग थिंग का लिविंग थिंग की तरह काम करना. सो लिविंग जब नॉन लिविंग की तरह काम करेगा या नॉन लिविंग लिविंग की तरह काम करेगा तो मानवीयकरण होगा. लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर कोई नॉन ह्यूमन हो, नॉन ह्यूमन यानी कि पेड़ पौधे हो, जानवर हो, वो भी अगर ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा पूछ हिलाना, घुर्राना, ये सब एक्टिविटीज ना ह्यूमन बीइंग की नहीं है. ठीक है, और या फिर किसी से इटला इटला करके बातें करना इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ एन एनिमल. या फिर पेड़, तो अभी पेड़ मूव नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव. So these are doing the activity of human being, right? So because the trees are doing the activity of human being and this has been imagined by the poet, so we can say that here there's a word that has been used as personification, right? तो यहाँ पर कौन सी poetic device का इस्तेमाल किया जा रहा है, मानवीयकरण का, इसमें पेड़ों को चलते हुए दिखाई दे रहा है, दिया जा रहा है. अब एक चीज समझना बेटा, पेड़ मूव कर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए आपको लग रहा होता है क्योंकि आपकी गाड़ी मूव कर रही होती है और पीछे पेड़ छोड़ के आप आगे बढ़ रहे होते, राइट? सो पेड़ों का मूवमेंट एक इमेजिनेशन है बाय द पोएट. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11. She soon put that thought out of her mind and, एक कार है, मैं बना देती हूँ. ये कार कम टॉफी ज्यादा लग रही है, फिर भी मैंने देखो आप लोग के लिए बना दिया. अभी ज्यादा बेटर कार लग रही है. ठीक है, ये विंडो है इसकी. हाँ, तो ये रही कार. इस कार में मूव करके कौन जा रही है, हमारी ऑथर यानी कि कमला दास. उनके बगल में कौन बैठा हुआ है, मम्मी, जिनकी शक्ल बहुत ही पेल दिखाई दे रही है, फीकी दिखाई दे रही है, जिनको देख करके ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी इज गोइंग टू सर्वाइव, ऐसा पोएट सोच रही है. तो जब वो कार के अंदर देख रही है अपनी मदर की तरफ तो उन्हें दुख दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो जब उन्हें बहुत ज्यादा दुख दिखाई दे रहा होता है, उन्हें टेंशन हो रही होती है, तो वो अपना चेहरा पलट लेती है और अपने दिमाग को डिविएट करने की कोशिश करती है.
तो अपने दिमाग को डिवेट करने के लिए उन्होंने स्माइल किया, उन्होंने जोर जोर से हंसा, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, या फिर वो विंडो के बाहर देखने लगे। तो अपने दुख को दूर करने के लिए, क्योंकि मम्मी उनकी बातें तो कर नहीं रही थी, उनसे झपकी ले रही थी, उन्हें नींद आ रही थी, शी वाज स्लीपिंग, बुढ़ापे में ऐसा होता है। तो उस गम से दूर जाने के लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने विंडो के बाहर देखना शुरू कर दिया, राइट। So she soon put that thought out of her mind and looked out for the window carefully. So थोड़ा थोड़ा पोएम को आप लोग एक बार जरूर से वापस से रिपीट करके पढ़ लिएगा, ताकि आपको ये याद हो कि कौन सी लाइन के बाद कौन सा सेंटेंस आया हुआ है, ताकि आप आंसर कर पाओ। आई होप क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा। 12th पे आते हैं। द पोएटेस सेज हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ पोएट कहती है कि जो मेरी मदर है वो पेल दिखती है। उन्होंने यहाँ पे दो तरीके से बोला है कि उनकी मदर पेल किस किस की तरह लगती है। पहला तो एक डेड बॉडी की तरह, और दूसरा है उनका विंटर्स मून। तो विंटर मून्स का यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन ही नहीं दिया गया है। एनेमिक पर्सन जिसके खून ना हो, माल नरिश्ड है यानी कि वो बच्चा जिसका न्यूट्रिशन अच्छा ना हो, उसका न्यूट्रिशन बैड हो और उसकी वजह से वो डेवलप ना हो पाया हो। तीसरा भूत के बारे में बात की है। तीसरा के बाद चौथा जो है लिखा हुआ है कॉप्स। कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी। सो यहाँ पर पोएट उनको एक डेड बॉडी से कंपेयर कर रही है, जो कि एकदम फीकी पड़ चुकी होती है, जिसके अंदर बॉडी में ब्लड मूवमेंट नहीं होता, और ब्लड मूवमेंट नहीं होने की वजह से वो एकदम कैसा दिखाई दे रहा होता है, पेल, फीका सा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे पोएट क्या बोलती है, कॉप्स की तरह दिखाई दे रही है उनकी मदर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 13। आई एम रीडिंग। जब तक मैं पढ़ रही हूँ आप आंसर करो, उसके बाद हम लोग आंसर भी डिस्कस करेंगे। द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएट वॉज, ये तो मैंने अभी अभी डिस्कस किया आप लोगों से। ये रही कार, और कार के ये पहिए, और ये रही कार की विंडो, और इसमें दो लोग बैठे हुए हैं। एक तो पोएट है जिनका नाम कमला दास है, दूसरी उनकी मदर है, ठीक है, जो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। तो वो कोई और नहीं, उनकी आंट नहीं है, उनकी भतीजी नहीं है, उनके अंकल नहीं है, उनकी मदर है, राइट। चलो, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर हैं, वन गो में जल्दी जल्दी आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 14। शी वॉज गोइंग टू, वो कहाँ जा रही है, गोवा जा रही है, मुंबई जा रही है, कोचिन जा रही है, कोलकाता जा रही है। जल्दी से बताइए। गोवा, मुंबई, कोचिन, केरला, आंसर नहीं। हाँ, एयरपोर्ट जा रही है ना, कौन से एयरपोर्ट जा रही है, कोचिन के। तो कोचिन है कहाँ, ये मैंने आपको बताया अभी था। बच्चे पूछते हैं कभी कभी, मैम ये कोचिन जा रही है, बोल ये कोचिन कहाँ है। दिस इज द सिटी ऑफ केरला, दैट मीन्स इट इज इन केरला। केरला जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ओके, चलो 15 पे आते हैं बच्चा। कमला दास वॉज एन, कमला दास कहाँ से बिलोंग करती हैं। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, कोचिन जा रही है ना वो। कोचिन इज द सिटी ऑफ केरला। तो कमला दास केरला की रहने वाली है, तो वे बंगाली नहीं होंगी, पंजाबी नहीं होंगी, गुजराती नहीं होंगी, क्या होंगी, केरला। इजी था क्वेश्चन। ये ना आप कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहता है, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। बट आपने ये तो पढ़ा है ना कि कोचिन कहाँ है, वो केरला में। और अगर कोई केरला में रहता है, क्योंकि वो केरला जा रही है ना वापस अपनी मदर को छोड़ करके, तो अगर वो केरला में रह रही है दैट मीन्स वो केरलाइट हुई, राइट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। किस तरह के शब्दों को वो यूज कर रही है जब वो अपनी मम्मी से दूर जा रही है। सी यू सून बा, सी यू सून बीजी, सी यू सून माता जी, या फिर सी यू सून अम्मा। सो लेट मी टेल यू, वो जो वर्ड यूज कर रही हैं वो अपनी माँ को माँ नहीं कहती हैं, मदर नहीं कहती हैं, मम्मा नहीं कहती हैं हम लोग की तरह, बल्कि वो एक अलग शब्द का इस्तेमाल करती हैं। वहां पर कहीं पे भी, अगर आप केरला में किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, तो वहां पर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो अपनी मदर को क्या बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, राइट। अम्मा इज द वर्ड दैट हैज बीन यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन दीज एरियाज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी यू सून अम्मा। क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट हाउस द पोएट वाज लिविंग। व्हाट बोल रही हूँ, हुज हाउस लिखा हुआ है, किसका घर पोएट छोड़ करके जा रही है। पोएट की मदर उनको कार में छोड़ने आई है, ठीक है, एंड शी विल गो बैक, यानी कि वो अपनी मदर से मिलने के लिए आई थी, राइट। तो ये उनके घर दोस्त का नहीं है,
ये उनके किसी लॉ का हाउस नहीं है, ये उनके हस्बैंड का हाउस नहीं है, ये उनके मम्मी पापा का घर है जहाँ पे उनकी माँ जो कि अभी जिंदा है रहती है। करेक्ट आंसर याद रखिएगा बच्चा, इसका करेक्ट आंसर है दिस वन ओनली, लास्ट वन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज द एक्सप्रेशन स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई? ये एक्सप्रेशन क्यों दिया पोएट ने? बस हंस रही है वो। पोएट वाज गोइंग होम एंड वाज इलेटेड। इलेटेड का मतलब है एक्सट्रीमली हैप्पी। तो पोएट घर जा रही है, वो खुश है, घर से वापस आ रही है। पोएट वाज हैप्पी, पोएट खुश थी, पोएट होपलेस हो गई थी। पोएट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर। पोएट के मन में डर है, फियर है, पेन है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, वो उस दर्द को छुपाना चाह रही है, इसलिए वो हंस रही है। तो वो ना उम्मीद हो गई है, ये तो बात सच है, लेकिन हंस करके वो क्या दिखाना चाह रही है? वो ये दिखाना चाह रही है कि बहुत एफर्ट डाल रही है वो, किस चीज में? अपने दर्द को छुपाने में, अपने डर को छुपाने में। वो डर किसका है? लॉस्ट हर मदर। तो वो पेन, वो दर्द जो उनके अंदर हो रहा है, वो उनकी मदर को खोने का है, और वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती। तो वो इस एक्सप्रेशन को छुपाने की कोशिश कर रही है कि कहीं इस चीज की वजह से उनकी माँ को तकलीफ ना। इतना क्लियर है? वेरी गुड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। व्हाट क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिचुएशन इन द पोएम? किस तरह का सवाल उठाया गया है इस पोएम में? जो सिचुएशन दी गई है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पर, मतलब एक तरह की कॉम्प्लेक्स पोएम है ना यहाँ पे। ये पेन भी दिखाया जा रहा है एक साइड, और पेन को हाइड करने के लिए पोएट स्माइल भी कर रही है, राइट? तो किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी डिफाइन करी गई है यहाँ पे? बुढ़ापे में क्या किया जाए, व्हाट टू डू इन ओल्ड एज, हाउ टू टेक केयर ऑफ वन स्किन, किसी की स्किन का ध्यान कैसे रखा जाए, हाउ टू ड्राइव, कार कैसे चलाई जाए, या फिर हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कैसे अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज रेफर्स टू दी जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर है, और ड्यूटीज जो हमारे कर्म है, जो हमें काम करना है। हो सकता है पोएट मैरिड हो, या फिर पोएट बाहर कहीं और जॉब करती हो, तो वो उनकी ड्यूटी है, लेकिन उनकी माँ उनकी क्या है? उनकी जिम्मेदारी है, राइट? तो एक बैलेंस यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई है। किस चीज में? ये नहीं बताया जा रहा कि बुढ़ापे में क्या किया जाए। भाई बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, बुढ़ापे के बाद इंसान को जाना है, लेकिन कैसे बैलेंस क्रिएट किया जाए ये नहीं समझ में आता। कि एक तरफ मेरे कर्म होते हैं और दूसरी तरफ मेरा धर्म होता है, यानी कि मेरे जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे पेरेंट्स के टुवर्ड्स, वो है, वो मुझे निभानी है। तो मैं क्या करूं? मजबूर हूं मैं। तो इंसान बड़े ही असहाय सिचुएशन में होता है, जब उसे समझ भी नहीं आ रहा होता कि वो मझधार में फंसा हुआ है, और वो जाए कहाँ, इधर जाए या उधर जाए, क्योंकि उसको कोई किनारा नहीं मिल रहा होता। सो हियर द करेक्ट आंसर इज कि कैसे स्ट्राइक किया जाए बैलेंस ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में। ये इस पोएट ने दिखाने की कोशिश करी है। नहीं पता कैसे करे? नेक्स्ट देखिए 20 व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोम हाईलाइट? ये जो नरेटर है हमारी, उन्होंने सिंगल सेंटेंस में एक पोएम लिख दी। अब ये पोएम क्या हाईलाइट कर रही थी? उनकी अंदर की फीलिंग को, उनकी इनसिक्योरिटीज को जो उनके मदर के लिए थी, उनके थॉट्स को, या फिर उनकी इंटरट्विनिंग थॉट्स, इंटरट्विनिंग थॉट्स, सॉरी। इंटरट्विनिंग थॉट्स मतलब एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा आया, तो ऐसे करके भेजा तैयार हो गया, कंफ्यूजन वाला। तो आपने बताना है ये जो सिंगल सेंटेंस में नरेटर ने एक्सप्लेन करी है पोएम से, वो क्या बताना चाह रही है? वो ये बताना चाह रही है कितने सारे थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। पहले वो ये सोच रही है कि उनकी मदर जो कि इतनी बुरी कंडीशन में, फिर वो दूसरी तरफ करके बाहर देखती है, उन्हें बच्चे दिखाई देते हैं, एक जवान जिंदगी दिखाई देती है। फिर वो बाहर जा रही है एयरपोर्ट पे, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें या ना करें, वो अपना दर्द शो करें या हंसी शो करें। तो वो दर्द छुपाने के लिए हंसी शो करने लगती है। सो दीज आर द इंटरट्विनिंग थॉट्स, मतलब बहुत सारे थॉट्स उनके दिमाग में जो कि हाईलाइट किए गए हैं, और उसी थॉट्स को वो क्या कर रही है? वो पोर्ट्रे कर रही है। इमोशंस तो हैं, इनसिक्योरिटी भी है अपने माँ को खोने की, थॉट्स इसी से डेवलप हो रहे हैं, लेकिन इस सब का जो एक टोटल कॉम्बिनेशन आप देखोगे तो वो है इंटरट्विनिंग थॉट्स, जो कि उनको मजबूर कर रहे हैं सोचने में कि क्या करूं मैं और क्या ना करूं, राइट? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटरट्विनिंग थॉट्स। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो भी क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों को करवाए।
And let me tell you, my dear student, these are the most important questions which can be asked in your examination. Do not take it for granted. ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स को क्लियर करने में. आप इतने क्वेश्चन मेरे भरोसे पर पढ़ करके जाओ, ठीक है. आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर मिलेंगे. जब आप एग्जाम देकर के आओगे तो आप मुझे बताओगे कि आपका एग्जाम में कैसा रहा एग्जामिनेशन. क्या मैंने जो क्वेश्चंस आप लोगों से बोले थे वो आपके एग्जाम्स में आए? अगर हाँ तो वो आप मुझे जरूर बताओगे, और मैं आप लोगों को बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस को जरूर जरूर प्रिपेयर कर लेना. नाउ मैं सेशन को एंड करूंगी, तो आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूंगी अ बिग थैंक यू टू एवरीवन for joining this session with a lot of patience. But do not forget to like it, share it as much as possible. Do subscribe it also if you are new here, so that आपको चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपको इस तरह के सेशंस मिलते रहे जिसका बेनिफिट आप डेली बेसिस पर उठा पाओ. सो क्लास है आपकी रेगुलर होनी है. 40 आउट ऑफ 40 का मतलब है हम आपको 40 में 40 नंबर दिलाएंगे. ठीक है. तो मैं आप अब कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे मैम हम तो यूपी बोर्ड से हैं, हम तो ये वाले बोर्ड से हैं, हम तो वो वाले बोर्ड से हैं, हमारे यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा, एमसीक्यू आएगा नहीं. तो उनको भी मैं बोल रही हूँ आपको जो मैंने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उनको ध्यान से पढ़ लेना. जो क्वेश्चंस के एमसीक्यूज में स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं उनको अगर आप लर्न कर लोगे आंसर के साथ तो वो भी आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में. आई होप कि आपको जितना भी सेशन होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा. रिवीजन जरूर कर लेंगे, रिवीजन नोट जरूर बना लेंगे. इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम पे. लेकिन अपने रिवीजन नोट्स आप लोगों को खुद से तैयार करने जरूरी है, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको चाहे आपका एमसीक्यू पेपर हो चाहे डिस्क्रिप्टिव पेपर हो. राइट. सो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन. बट बिफोर एंडिंग द सेशन लेट मी टेल यू आई हैव रियली एंजॉयड दिस सेशन एंड आई होप कि आप लोगों ने भी सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा. अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए. इतने क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके आइए, बिलीव मी आपका एग्जाम अच्छा होगा. ठीक है. चलो मैं सेशन को एंड करती हूँ. बाय बाय, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल.